चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी कि कैसे एक मामूली सी कंपनी देखते ही देखते पूरे सब कॉन्टिनेंट पर छा गई। और ये कब्जा सिर्फ बंदूकों के दम पर नहीं हुआ था। नहीं, हथियार कुछ और ही था। एक ऐसा हथियार जो किसी भी तलवार से ज्यादा घातक होता है। वो हथियार था गद्दारी। और देखिए, ये कोई आज की जैसी आम कंपनी नहीं थी। ये तो कह सकते हैं एक रोग कॉरपोरेशन थी। सोचिए, एक कंपनी जिसके पास अपनी फौज थी, जो जंग लड़ सकती थी, जमीनें हड़प सकती थी, और तो और अपने सिक्के तक बना सकती थी। और इसी कंपनी की गिद्ध जैसी नजर भारत पर आकर टिक गई थी। अब बात है 1686 की। तब तो ताकतवर मुगल साम्राज्य ने इसी कंपनी की फौजों को बुरी तरह से कुचल दिया था। लेकिन फिर सिर्फ 150 साल बाद 1857 आते आते वही कंपनी पूरे भारत की मालिक बन बैठी। आखिर ऐसा क्या हुआ? कैसे पासा पलट गया? बस इसी के बीच की जो कहानी है ना, वो साजिश, धोखे और लालच की एक ऐसी दास्तां है जो किसी को भी हैरान कर दे। इस पूरे खेल का, कह लीजिए, इस गेम ऑफ थ्रोन्स का पहला मैदान बना बंगाल। उस जमाने में दुनिया के सबसे अमीर, सबसे खुशहाल इलाकों में से एक। और इस कहानी के केंद्र में थे 3 किरदार, जिनकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं थीं और जिनके टकराव ने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। पहले किरदार थे बंगाल के युवा नवाब सिराजुद्दौला, एक दिलेर शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते हुए घमंड और उनकी हैकड़ी को बर्दाश्त करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने तय किया कि वो इन अंग्रेज व्यापारियों को सबक सिखाएंगे और सीधा कलकत्ता में उनके ठिकाने पर ही हमला बोल दिया। अब नवाब के सामने खड़ा था रॉबर्ट क्लाइव, कंपनी का सबसे शातिर और चालाक आदमी। क्लाइव ये बात अच्छी तरह समझ गया था कि सिराजुद्दौला से आमने सामने की जंग जीतना बहुत मुश्किल है, जोखिम बहुत ज्यादा है। तो उसने जीत के लिए एक दूसरा, ज्यादा टेढ़ा रास्ता चुना। और क्लाइव का यही टेढ़ा रास्ता हमें इस कहानी के तीसरे और सबसे अहम किरदार तक ले जाता है, गद्दार मीर जाफर। जी हां, नवाब का अपना ही कमांडर इन चीफ, सेनापति, एक ऐसा आदमी जिसके दिल में तख्त का लालच इस कदर जल रहा था कि वो एक ताज के बदले अपने मालिक, अपनी जमीन, अपना देश, सब कुछ बेचने को तैयार था। तो साजिश की बिसात बिछाई गई। ये सत्ता का एक क्लासिक खेल था। क्लाइव ने मीर जाफर से गुप्त सौदा किया। तुम लड़ाई में हमारा साथ दो, मतलब अपने नवाब का साथ मत दो, और बदले में बंगाल का तख्त तुम्हारा होगा। पर इस साजिश के लिए पैसा कहां से आता? तो इसमें शामिल हुए उस दौर के सबसे अमीर बैंकर, जगत सेठ का परिवार। उन्हें लगा कि अंग्रेजों के साथ डील करना उनके बिजनेस के लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। उन्होंने इस पूरे तख्ता पलट को फाइनेंस कर दिया। तो अब सोचिए जरा, प्लासी का मैदान 1757। एक तरफ नवाब की लगभग 50,000 की फौज और दूसरी तरफ कंपनी के मुट्ठी भर कोई 3,000 सैनिक, मतलब 15 गुना से भी ज्यादा का फर्क। कागज पर देखें तो अंग्रेजों की हार 100% पक्की थी। ये एक नामुमकिन लड़ाई थी उनके लिए। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये जंग मैदान में नहीं, साजिश की मेज पर लड़ी जा चुकी थी। लड़ाई शुरू हुई और मीर जाफर अपनी सेना के एक बहुत बड़े हिस्से के साथ बस चुपचाप खड़ा देखता रहा। उसने लड़ने का हुक्म ही नहीं दिया और बस नवाब की एक जीती जिताई बाजी एक भयानक हार में बदल गई। ये थी भारत के इतिहास की सबसे बड़ी गद्दारियों में से एक। तो अब आगे बढ़ते हैं। कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असल में ये तो बस शुरुआत थी। मीर जाफर को लगा कि वो जीत गया, कि उसे ताज मिल गया, लेकिन उसे बहुत जल्द समझ आने वाला था कि गद्दारी की असली कीमत क्या होती है। मीर जाफर को नवाब तो बना दिया गया, लेकिन वो सिर्फ नाम का नवाब था। असल में वो अंग्रेजों की एक कठपुतली था। जैसे ही उसने थोड़ी सी आज़ादी दिखाने की कोशिश की, डचों से हाथ मिलाने की सोची, अंग्रेजों ने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया और उसकी जगह उसके दामाद मीर कासिम को बिठा दिया। और जब मीर कासिम ने भी आंखें दिखाईं, तो उसे भी हटाकर वापस एक डरे सहमे मीर जाफर को गद्दी पर ले आए। खेल पूरी तरह से कंपनी के हाथ में था। इसके बाद एक आखिरी कोशिश हुई बक्सर की लड़ाई में। मीर कासिम, अवध के नवाब और यहां तक कि मुगल बादशाह, तीनों ने मिलकर कंपनी से लोहा लेने की ठानी। लेकिन नतीजा वही रहा, एक जबरदस्त हार। और इस जीत ने कंपनी की सोच ही बदल दी। अब कंपनी को यह समझ आ गया कि इन कठपुतली नवाबों का झंझट पालने से कोई फायदा नहीं, रोज रोज की सिरदर्दी है। तो उन्होंने फैसला किया, अब हम खुद राज करेंगे।
और 1765 में उन्होंने बंगाल के दीवानी अधिकार हासिल कर लिए। मतलब अब बंगाल का सारा टैक्स, सारा पैसा सीधा कंपनी की तिजोरी में जाएगा। वो आधिकारिक तौर पर बंगाल के मालिक बन गए। जो कुछ बंगाल में हुआ ना, वो सिर्फ एक ट्रेलर था। कंपनी के हाथ अब जीत का एक फॉर्मूला लग चुका था, एक ब्लूप्रिंट तैयार हो गया था, और यही रणनीति, यही तरीका धीरे धीरे पूरे भारत को निगलने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला था। ये गद्दारी अब वायरल होने वाली थी। कंपनी ने एक से एक चालाक नीतियां बनाई, जैसे सब्सिडियरी अलायंस या सहायक संधि। मतलब राजा अपनी हिफाजत के लिए कंपनी को पैसे देंगे और अपनी खुद की सेना को भंग कर देंगे। सोचिए, अपनी ही गुलामी खरीदने जैसा था ये। फिर आई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति, यानी जिस राजा का कोई बेटा नहीं होगा उसका राजपाट सीधा कंपनी का हो जाएगा। और इन सब के साथ एक चीज हमेशा चलती रही, फूट डालो और राज करो। भारतीय राजाओं को आपस में लड़वाते रहो और कमजोर करते रहो। तो अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ये सब हुआ क्यों? कैसे हमारे ही लोग अपनों के खिलाफ हो गए? इसका जवाब कहीं ना कहीं इंसान के स्वभाव में ही छिपा है, एक बहुत ही दुखद सच। वजहें बहुत सीधी सी थी। तख्त पाने का निजी लालच, जैसा मीर जाफर ने किया, ज्यादा से ज्यादा दौलत और मुनाफा कमाने की भूख, जैसा जगत सेठ ने सोचा, और सबसे बड़ी वजह थी अधूरदर्शिता। मतलब वो ये देख ही नहीं पाए कि एक कंपनी जिसे वो बस एक मोहरा समझ रहे थे, असल में एक बहुत बड़ा और बहुत लंबा खतरा थी। और इसमें सबसे बड़ी विडंबना, सबसे आयरॉनिकल आयरॉनिकल ट्विस्ट जानते हैं क्या है? जिन लोगों ने अंग्रेजों को सत्ता की सीढ़ी चढ़ने में मदद की, अंग्रेजों ने आखिर में उन्हीं को तबाह कर दिया। मीर जाफर का खानदान सब कुछ खो बैठा। जगत सेठ का वो महान बैंकिंग परिवार दिवालिया हो गया। सबक बिल्कुल साफ था, अंग्रेजों ने उन्हें भी नहीं बख्शा जिन्होंने उनका साथ दिया था। तो ये कहानी हमें एक बहुत कड़वे सच से रूबरू कराती है। भारत की गुलामी की कहानी सिर्फ अंग्रेजों की ताकत की कहानी नहीं है। ये हमारी अपनी कमजोरी, हमारी अपनी फूट और हमारी अपनी गद्दारी की भी कहानी है। और अंत में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, जो 18वीं सदी के भारत से लेकर आज तक गूंज रहा है, कि अंदरूनी फूट की आखिरी कीमत क्या होती है। और सोचने वाली बात यह है कि क्या आज भी हमारे देश में ऐसे मीर जाफर मौजूद हैं?